तो चलिए आज देखेंगे हम सी प्लस प्लस में इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन का यूज हम काफी आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मैंने क्लास बनाई है ए बी सी, और क्लास के अंदर मैंने कोई मेंबर फंक्शन बनाया। मान लीजिए मैंने बनाया है void show। शो नाम का जो मेरा फंक्शन है, ये ये हमारा मेंबर फंक्शन कहलाता है। और मेंबर फंक्शन होने की वजह से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो डॉट ऑपरेटर से इसको एक्सेस किया जा सकता है। अगर मैं इस फंक्शन का नाम सेम क्लास के नाम के जैसा रख दूं तो ये कंस्ट्रक्टर कहलाएगा, मेंबर फंक्शन ना कहला करके ये कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। बट होगा ये फंक्शन ही, कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन ही है। अगली बात हम देखते हैं, कंस्ट्रक्टर बनते साथ ही वो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। वो नॉर्मल फंक्शन की तरह बिहेव ना करके थोड़ा अलग बिहेव करेगा। सेम अगर मैं इस फंक्शन का नाम एबीसी रख देता हूँ और आगे टिल्ड साइन लगा देता हूँ तो ये फंक्शन ना तो मेंबर फंक्शन कहलाएगा ना तो कंस्ट्रक्टर कहलाएगा, बल्कि डिस्ट्रक्टर कहलाएगा। और डिस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन ही है, बट उसमें कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी होती है और इसका काम कुछ अलग होता है। क्लियर है? तो डिस्ट्रक्टर फंक्शन हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे एक फंक्शन है, जैसे मैंने लिखा void show। इस फंक्शन को आगे अगर मैं इन लाइन लिख देता हूं तो ये जो फंक्शन है ये मेंबर फंक्शन के साथ साथ इन लाइन मेंबर फंक्शन बन जाता है। सिर्फ इतना ही काम करना है। इन लाइन एक कीवर्ड है और उस कीवर्ड को फंक्शन बनाते समय, मेंबर फंक्शन बनाते समय लिखना होता है। तो ये जो फंक्शन पहले ऐसा लिख रहे थे हम, ये हमारा मेंबर फंक्शन था। अब अगर मैं इसके आगे इन लाइन लिख देता हूं तो ये जो फंक्शन है वो इन लाइन मेंबर फंक्शन हो जाता है। और मेंबर फंक्शन की अपेक्षा इसमें एक प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है, और वही हमको सीखना है कि इन लाइन लिखने पर इसमें ऐसी क्या प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है। तो इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, इन लाइन लिखते हैं, इन लाइन फंक्शन का यूज किया जाता है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए। यानी बोलने का मतलब है कि अगर मैं इस मेंबर फंक्शन में इस क्लास में दो फंक्शन बनाता हूं, void display और इन लाइन void show, मैंने दो फंक्शन बनाया है, दोनों ही मेंबर फंक्शन है। लेकिन पहला मेंबर फंक्शन इन लाइन है और दूसरा क्या है, नॉर्मल हमारा मेंबर फंक्शन है। तो इन दोनों में अंतर ये होगा कि जो इन लाइन फंक्शन ना, उसकी एग्जीक्यूशन की जो स्पीड है वो इससे ज्यादा होगी। कुल मिला के फंक्शन की एग्जीक्यूशन की स्पीड, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड, ये सारी चीजों को बढ़ाने के लिए इनलाइन फंक्शन बनाया जाता है। और इनलाइन फंक्शन की जो प्रोसेसिंग होती है वो इंटरनली होती है, केवल आप उसको इमेजिन कर सकते हैं कि वो कैसे स्पीड बढ़ा सकता है। तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं इसको आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे के समझा सकता हूँ कि इसको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूं कि एक कॉलेज में एक लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी में सी प्लस प्लस की एक सिंगल बुक है। लाइब्रेरी में सी प्लस प्लस की एक ही बुक है, और हमारे पास, अगर यहाँ पर मैं और स्पीड को और ज्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ पर बता देता हूँ, अगर मान लीजिए सी प्लस प्लस पढ़ने वाले हमारे पास 1000 स्टूडेंट है। हमारे पास, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 4 बताया है, लेकिन मान के चलिए कंप्यूटर में 1000 बार उसकी प्रोसेसिंग हो रही है। तो इसमें प्रोसेसिंग स्लो कैसे होती है, हमारा जो नॉर्मल फंक्शन होता है ना, उसका कोड एक बार किया जाता है, और जब भी कोई क्लास या मेंबर उसको यूज करता है तो पहले वो क्या करता है, इस फंक्शन पे जंप करता है और फिर वहां से एग्जीक्यूशन करके फिर वापस आ जाता है यहाँ पर। फिर दूसरे को जब यूज करना होता है तो फिर वो क्या करता है, सेकंड वाला जंप करता है, फिर वो यहाँ पर वापस आ जाता है। तो बार बार इस फंक्शन को लेने के लिए हमको दूसरे मेमोरी लोकेशन पर जाना पड़ता है। सेम उसी तरीके से अगर क्लास में 50 स्टूडेंट बैठे हैं तो मैं पहले स्टूडेंट को बोलूंगा कि सी प्लस प्लस का पेज नंबर 15 दिखाइए, तो वो पहले लाइब्रेरी जाएगा, बुक उठा के लाएगा और फिर पेज नंबर 15 खोलेगा,
फिर जब मैं देख लूंगा, चेक कर लूंगा, फिर वो बुक ले जाके वापस रख देगा। फिर मैं सेकंड स्टूडेंट के पास जाऊंगा, बोलूंगा पेज नंबर 19 दिखाइए, तो फिर वो सेकंड वाला स्टूडेंट लाइब्रेरी जाएगा, वहां से बुक लेके आएगा, फिर पेज नंबर 19 खोलेगा और मुझे दिखाएगा। इसमें क्या होगा, टाइम वेस्ट होता है। हालांकि एक सेंट्रलाइज्ड बार बार हमें बुक की कॉपी नहीं करनी पड़ रही है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर हमको स्पीड की ज्यादा जरूरत होती है मेमोरी की अपेक्षा। ऐसी जगहों पर हमें इनलाइन फंक्शन का यूज करना होता है। तो इनलाइन फंक्शन का असल में काम क्या होता है कि जब भी आप इसको इस फंक्शन को कॉल करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं मेन फंक्शन से इसको कॉल करता हूँ, यहाँ पर मैं मेन बना देता हूँ, void main, और मैं यहाँ पर क्लियर स्क्रीन और गेट ch लिख देता हूँ। मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया abc_a1, और मैं लिखा यहाँ पर a1 डॉट शो। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इसको कॉल करूंगा, जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, तो ये फंक्शन की कॉलिंग ना होकर के इस फंक्शन की एक कॉपी यहाँ पर रिप्लेस हो जाती है। ये कब होता है, जब हम कंट्रोल F9 दबाते हैं, तो ये कंपाइलर जो है उसको ऐसा कन्वर्ट कर देता है, रिप्लेस कर देता है। यानी कि जब मैं किसी 50 स्टूडेंट में से रोल नंबर 2 जो है वो इन लाइन फंक्शन था, तो जब मैंने रोल नंबर 2 को बोला कि आप अपनी कॉपी का C++ की बुक का पेज नंबर 20 दिखाइए, तो वो जा करके वहां से बुक नहीं ले आया, बल्कि उस बुक की फोटो कॉपी करा के वो अपने पास रखा था, और उसने तुरंत क्या किया, अपना पेज फोटोकॉपी का पेज नंबर 20 खोला और दिखा के आगे बढ़ गया। क्लियर है? तो वैसे में क्या हो गया, फोटोकॉपी करने से एक्स्ट्रा मेमोरी या उसकी डुप्लीकेट मेमोरी क्रिएट हो जाती है, डुप्लीकेट मेमोरी क्रिएट हो जाती है, लेकिन स्पीड काफी बढ़ जाती है। तो जहां पर हमें स्पीड की जरूरत होती है, उसको ऐसी जगहों पर हम इनलाइन फंक्शन का यूज करते हैं। और ये सेम मैक्रो की तरह होता है। ये सेम किस तरह से होता है, मैक्रो। तो यानी कि एक कोड कर दिया गया है, और जब भी उस कोड का नाम दिया जाता है, तो उस कोड की पूरा का पूरा कोड की एक कॉपी यहाँ पर रिप्लेस कर दी जाती है नाम से। जब भी आप इसका नाम यहाँ पर लिखेंगे, कहीं पर, जैसे मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ A1 डॉट शो, 3 बार लिख दिया A1 डॉट शो, तो जब ये कंपाइल होगा, तो कंपाइल होने के बाद ये ऐसा नहीं रहेगा, बल्कि ये ऐसा हो जाएगा। इस पूरे कोड की, इसके अंदर कुछ कोड लिखा होगा, इस पूरे कोड की 1, 2 और 3 बार कॉपी बन जाएगी। यानी कि ऐसा 3 बार कॉपी बनेगा, सेम टू सेम ये 3 बार कॉपी करेगा ये। तो इससे मेमोरी तो वेस्ट होगी, लेकिन मैं किसी स्टूडेंट को बोलूं कि 3 बार की आज पेज नंबर 19 दिखाइए, तो वो लाइब्रेरी जा रहा है। ऐसा मैं स्टूडेंट को बोल रहा हूँ 19 दिखाइए, तो लाइब्रेरी गया, बुक लाया, 19 दिखाया, फिर रख के आ गया। फिर थोड़ी देर बाद में आया, बोला पेज नंबर 25 दिखाओ, तो फिर वो लाइब्रेरी गया और बुक लाया, फिर 25 दिखाया, फिर रख के आ गया। ऐसे बार बार उसे जाना और आना पड़ेगा, उसमें टाइम वेस्ट होता है। यहाँ पर पहले हमारे पास ऐसे ही होता था कि जब इनलाइन फंक्शन नहीं होता था, तो हम क्या करते थे, ये वाला जो कोड होता था, ये बार बार क्या करता था, नाम ले लेके उसको कॉल करता था। यानी कि यहाँ पर जब ये लिखा रहता था, तो एग्जीक्यूशन यहाँ पर छोड़ करके यहाँ चला जाता था, फिर ये एग्जीक्यूट होता था और फिर वापस आ जाता था यहाँ पर। फिर सेकेंड लाइन पे आते थे, तो फिर ये वापस यहाँ पर जाता था, फिर एग्जीक्यूट होता था, फिर यहाँ पर आ जाता था। अब फिर यहाँ पर जब थर्ड वाले को करते थे, तो फिर ये वापस यहाँ जाता था, फिर एग्जीक्यूट होता था। ये समझ जाओ बार बार नीचे से ऊपर जंप करता था पॉइंटर। तो ये कोड हमारा तो छोटा है, 10-15 लाइन का है, तो जंप करना काफी आसान है। मान लो आपका जो कोड है वो कम से कम एक एक लाइन का 10-10 लाख लाइन का कोड है, तो उसमें बार बार जंप करना और कोड का एग्जीक्यूशन करना, मेमोरी लेना, मेमोरी एलोकेट करना, डी एलोकेट करना, उसमें काफी ज्यादा समय वेस्ट होता है। तो उससे अच्छा क्या है कि यहाँ पर अगर स्पीड की आपको ज्यादा नीड है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इनलाइन कर देंगे। तो जब आप कंपाइल करेंगे, तो बार बार जंप नहीं करेगा, वो क्या करेगा, ऐसा करके कोड को कॉपी कर देगा और
आप डायरेक्ट ये सीधा सीधा एग्जीक्यूट करते जाएंगे, तो इसमें क्या है, आपको बार बार जंप नहीं करना पड़ेगा। ये इनलाइन फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, और ऐसा बनाने के लिए इनलाइन लिखना होता है। और आप 10 लाइन का कोड लिखेंगे तो आपको स्पीड में कोई अंतर पता नहीं चलेगा। इनलाइन लिखिए चाहे बिना इनलाइन के लिखिए, आपको आउटपुट तो वही आना है, केवल एक समय जल्दी आएगा आउटपुट और लेट से आएगा। लेकिन 10 लाइन के कोड में आपको इतना कम समय का फायदा होगा कि आपको अंतर पता ही नहीं चलेगा। इनलाइन फंक्शन का असली यूज आपको तब पता चलेगा जब आपका कोड 80,000 90,000 लाइन का कोड है और आप बार बार उस पर जंप कर रहे हैं। तो इनलाइन फंक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको आप रन करेंगे तो सेम एज इट इज वही आउटपुट आता है, कोई आउटपुट में अंतर समझ में नहीं आता हमें। और इनलाइन फंक्शन को लिखने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उस प्रॉपर्टी को हम लिख सकते हैं। वो उस प्रॉपर्टी को हम पॉइंट वाइज चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात है कि किसी मेंबर फंक्शन को इनलाइन बनाने के लिए इनलाइन कीवर्ड का यूज किया जाता है। पहला पॉइंट, इनलाइन एक कीवर्ड है, उसको डिक्लेरेशन या डेफिनेशन के समय उस फंक्शन के नाम के आगे लिखना होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनलाइन फंक्शन को बनाने पर वो प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो बढ़ती है, लेकिन छोटे कोड में नहीं बढ़ेगी, बड़े कोड में इफेक्ट दिखाई देगा। तीसरा पॉइंट, इनलाइन फंक्शन जो है वो मैक्रो की तरह काम करता है। अब मैक्रो का मतलब होता है कि जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो इस फंक्शन की पूरी बॉडी उठा करके वहां पे पेस्ट कर दी जाएगी। ये कब होगा? एग्जीक्यूशन के पहले हमें कंपाइल करना होता है, और कंपाइलर एरर चेक करता है, और एरर चेक करने के बाद एक बाइट मतलब बाइनरी कोड जनरेट करता है, और वो कोड एग्जीक्यूट होता है। तो बाइनरी कोड जनरेट करते समय वो उसमें उस कोड को बार बार कॉपी पेस्ट कर देता है ताकि जंप ना करना पड़े। ये थर्ड पॉइंट था हमारा। फोर्थ पॉइंट, इन अगर आप किसी मेंबर फंक्शन को इनलाइन बनाते हैं, अगर आप किसी मेंबर फंक्शन को इनलाइन बनाते हैं तो इसके अंदर आप किसी लूप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इनलाइन फंक्शन आएगा तो उसकी प्रॉपर्टी आपको लिखनी पड़ेगी, पॉइंट बना बना के लिखना पड़ेगा कि इनलाइन फंक्शन के अंदर आप किसी भी लूप का यूज नहीं कर सकते, जैसे फॉर, व्हाइल या डू व्हाइल, इस टाइप के कोई भी लूप आप यूज नहीं कर सकते। या फिर आप किसी प्रकार का जंपिंग स्टेटमेंट यानी कंट्रोल स्टेटमेंट आप यूज नहीं कर सकते। जंपिंग स्टेटमेंट जैसे गो टू, इस टाइप के स्टेटमेंट आप यूज नहीं कर सकते। अगला पॉइंट, अगर आप किसी इनलाइन फंक्शन के अंदर इस टाइप की चीजें यूज करते हैं तो एरर नहीं आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप किसी इनलाइन फंक्शन के अंदर यहाँ पर अगर आप किसी इनलाइन फंक्शन के अंदर लूप का यूज कर देते हैं तो एरर नहीं आएगा, बल्कि इनलाइन का जो वर्किंग था, इनलाइन की जो प्रॉपर्टी थी कि वो स्पीड बढ़ाएगा और ये पूरे कोड को यहाँ पर रख देगा, वो इफेक्ट खत्म हो जाएगा। यानी इनलाइन फंक्शन नॉर्मल फंक्शन की तरह बिहेव करने लगता है, फिर इनलाइन लिखने का कोई मतलब नहीं होगा। यानी इनलाइन फंक्शन के अंदर कुछ चीजें जो है वो बैंड है, आप उसमें नहीं लिख सकते, नहीं यूज कर सकते हैं, उसमें अलाउड नहीं है। वो क्या क्या चीजें हैं? आप इनलाइन फंक्शन में किसी भी प्रकार का लूप, किसी भी प्रकार का जंपिंग स्टेटमेंट जैसे गो टू, ब्रेक इत्यादि, और इनलाइन फंक्शन के अंदर ये सारी चीजें जो है आप इसमें यूज नहीं करेंगे। तो ये जो 6-7 पॉइंट है, आप किसी भी बुक को उठा के देखिए, मुश्किल से 2 पेज में इनलाइन फंक्शन के आपको प्रोग्राम मिलेंगे, और आप अगर लूप वगैरह यूज करते हैं तो वार्निंग देता है। तो 6-7 पॉइंट आपके पास हैं। तो चलिए आइए इसको हम C++ में एक बार बना करके भी देख लेते हैं। तो आप C++ की स्क्रीन पर हम जंप करेंगे, 1 सेकंड के लिए आपकी स्क्रीन जाएगी। आपके पास C++ की स्क्रीन आ गई है, और हम यहाँ पर इनलाइन फंक्शन का एक एग्जांपल बनाकर देख लेते हैं। स्ट्रीम हमको लिखना ही है, और हो ये जो 2 हेडर फाइल्स थी हमको लिखना ही होता था। तो मैं क्लास बनाता हूँ ABC, और क्लास के अंदर मैं एक पब्लिक फंक्शन बना रहा हूँ, और इसके अंदर मैंने इन लाइन
देखिए इनलाइन लिखते ही ये व्हाइट कलर का हो गया है, इसलिए इस ये कीवर्ड है, कीवर्ड व्हाइट कलर से दिखाई देते हैं। शो, मैंने शो बनाया और शो के अंदर मैं आउटपुट दे रहा हूं आपको सी आउट एंड एल आई एम शो। ठीक है, ये हमारा शो फंक्शन था। और मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम है void display, और ये इन लाइन नहीं है। क्लियर है? अब मैं लिखूंगा सी आउट एंड यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, आई एम ये मैंने दो फंक्शन बनाए हैं, एक इन लाइन है और एक नॉर्मल मेंबर फंक्शन है। अब मैं void main बना देता हूँ जहां पर मैं इस क्लास का मेंबर फंक्शन यूज करूंगा। मैं क्लियर स्क्रीन लिखता हूँ और गेट ch हम लिखेंगे जो हम हमेशा लिखते आए हैं। अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते हैं एबीसी का a1 और यहाँ पर हम a1 डॉट शो लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे a1 डॉट डिस्प्ले। तो देखेंगे कि दोनों ही जो फंक्शन है, ये शो जो है वो नॉर्मल फंक्शन, शो जो है वो इनलाइन है और डिस्प्ले जो है वो सिंपल मेंबर फंक्शन है। इसको रन करके आप देख सकते हैं आउटपुट में वैसे ज्यादा कोई अंतर नहीं आना है। अननोन प्री प्रोसेसर हैश इंक्लूड की स्पेलिंग गलत हो गई है। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे कि आई एम शो और आई एम डिस्प्ले ये आउटपुट आया है, और आप देख रहे होंगे समय में कोई बहुत ज्यादा फर्क आपको पता नहीं चला क्योंकि ये बहुत छोटा कोड था। अब अगर मैं यहाँ पर इनलाइन हटा देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं इनलाइन हटा दूँ तो भी सेम आउटपुट आएगा और सेम समय भी लगेगा, आपको कोई बहुत ज्यादा अंतर पता नहीं चल रहा है। ठीक है, लेकिन इनलाइन की प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे और भी देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक लूप बना देता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लूप बनाता हूँ जो नॉर्मल फंक्शन है, फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 3 और आई प्लस प्लस। यहाँ पे लिखा सी आउट आई। मैंने एक लूप यहाँ पे बना दिया है, इस लूप का कोई मीनिंग नहीं है, मैंने ऐसे ही बना दिया देखने के लिए। अब मैं रन करता हूँ, देखिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हमारा लूप जो है उसके आगे 1 2 3 मैंने लगा दिया है। लेकिन ये सेम लूप अगर मैं इन लाइन के अंदर बना दूं, यहाँ पे बनाता हूँ फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 3 और आई प्लस प्लस, और मैंने सी आउट आई। सेम लूप मैंने इन लाइन के अंदर बना दिया है। अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर भी कोई अंतर पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब आप वार्निंग वाले विंडो में जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो इसका एग्जीक्यूशन का जो स्पीड बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ेगा, यानी कि ये नॉर्मल फंक्शन की तरह बिहेव करने लगेगा। बोलने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें इसमें अलाउड तो नहीं है, लेकिन आप इसमें यूज करेंगे तो एरर नहीं आएगा, बल्कि इनलाइन की जो प्रॉपर्टी है, इसकी स्पीड बढ़ाने की जो प्रॉपर्टी थी, इसकी जो यहाँ पर मैक्रो की तरह कॉपी करने की प्रॉपर्टी थी, वो कॉपी नहीं होगी और ये चीजें आप देख नहीं पाओगे क्योंकि वो मेमोरी में होती है। वो चीज आप तब देख पाओगे जब उसकी जो फाइल होती है जिसमें कोड जनरेट होता है, उस कोड को जब आप रीड करोगे तो उसमें ये वाला कोड आपको नहीं मिलेगा अगर इन लाइन के अंदर आप किसी लूप, किसी जंपिंग स्टेटमेंट, इस टाइप की चीजों को आप यूज कर लेते हो। क्लियर है? तो इसमें अगर आपको कोई किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और ये आपका पूरी तरीके से थ्योरी क्वेश्चन है क्योंकि इसका आउटपुट आप स्क्रीन पर नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये इंटरनल प्रोसेसिंग को डिफाइन करने वाला कोड है। उसको आप इमेजिन ही कर सकते हैं, पूरी तरीके से स्क्रीन पर नहीं देख पाएंगे। किसी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।